Good evening, all of you students. How are you? I think you are fine. Dear students, I am Alok Chaturvedi from Barda, Azamgarh. Today we discuss about occurrence of metal. As you've seen that on the screen, occurrence of metal. What is occurrence of metal? जानकारी के लिए आपको बता दें कि occurrence of metal से पहले आपको बता दें, जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जब खुदाई होती है तो तमाम कंकड़, पत्थर, बालू, बजरी इत्यादि धात्विक पदार्थ भी निकलते हैं। तो पृथ्वी के नीचे जो अपद्रव्यों के रूप में धातु निकलते हैं वही होता है आपका खनिज। और जो खनिज आप निकालते हैं, खनिज में से इस कंकड़, पत्थर, बालू, बजरी को निकाल दिया जाए तो बच जाता है अयस्क, और अयस्क से ही आप क्या प्राप्त करते हैं? धातु। तो आज की क्लास में हम धातु के बारे में बात करते हैं। जो भूपर्पटी होती है, भूपर्पटी होता है, मेंटल होता है, क्रोड होता है, 3 लेयर है पृथ्वी के। ठीक, ऊपर भूपर्पटी है। भूपर्पटी जो होती है यही धातुओं का मुख्य स्रोत होता है। जो भूपर्पटी होती है वह धातुओं का क्या होता है? मुख्य स्रोत होता है। जैसे समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड के आयोडाइड लवण पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह सल्फेट ऑक्साइड, कार्बोनेट भी यौगिक बना लेते हैं। देखिए मैंने दिखाया है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व और उनके यौगिक खनिज कहलाते हैं। और कुछ खनिजों की मात्रा में धातु की मात्रा अधिक होती है, जिसे आसानी से आप प्राप्त कर लेते हैं, उसी को आप अयस्क कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर से एक क्लास को सुनिएगा। मैंने कहा भूपर्पटी के नीचे जितने भी कंकड़, पत्थर, बालू, बजरी के साथ धात्विक पदार्थ पाए जाते हैं वो खनिज होते हैं, और जिससे आप धातु को प्राप्त करते हैं वह अयस्क होता है। माने कंकड़, पत्थर को निकाल देंगे तो जो धात्विक मटेरियल बचेगा, जैसे कॉपर पायराइट हुआ CuFeS2, कॉपर पायराइट हुआ, या क्यूप्राइट हो गया Cu2S, ये सब क्या है? अयस्क हैं। अब इसी से आपको अगर कॉपर को बाहर करना है तो यही होता है धातुओं की प्राप्ति। तो मैंने बताया कि पहले सबसे अपद्रव्य के रूप में खनिज में से कंकड़, पत्थर, बालू को निकाला अयस्क से आपने प्योर मेटल प्राप्त किया, वही होता है धातु का शोधन। अब अयस्क और खनिज में अंतर क्या होते हैं? 2 कॉलम देखिए बना है। प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु और उनके यौगिक पाया जाए उन्हें खनिज कहते हैं, और जिन खनिजों से धातुओं को लाभदायक और सुविधापूर्वक प्राप्त किया जाए उसे क्या कहेंगे? अयस्क। माने जो नीचे पाए जाते हैं यौगिक के रूप में उसे खनिज, और जो सरलता से कम खर्चे में प्राप्त किया जाता है वह अयस्क। कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, जबकि अन्य खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। जबकि अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, क्योंकि जो धातु प्राप्त करते हैं वो अयस्क से प्राप्त करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर धातु की मात्रा होती है तो वह ओर में होती है, सबसे कम अगर धातु की मात्रा होती है तो वो मिनरल में होती है। माने खनिज में धातु की मात्रा सबसे कम, अयस्क में धातु की मात्रा सबसे अधिक। ठीक, कुछ खनिजों में ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो धातु की निष्कर्षण में बाधा डालती हैं, और अयस्कों में इस प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होती। अयस्क को आप आराम से शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन खनिज में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो कि आपको शुद्ध नहीं करने देती, माने पिघलती ही नहीं। तो सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, और सभी अयस्क को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खनिज अयस्क में अंतर आपको पता है। कंकड़, पत्थर, बालू, बजरी सहित जो धातु होगा खनिज होगा, और जिससे आप सरलता से धातु को प्राप्त कर लें वो अयस्क होता है। मैंने कहा खनिजों में कुछ ऐसे अपद्रव्य, ऐसे अशुद्धियाँ होती हैं जो खनिज को शुद्ध नहीं होने देती। अयस्क से आराम से धातु को प्राप्त कर सकते हैं, और मैंने कहा कि अयस्कों को इस प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होती, माने सब अयस्क से आप धातु प्राप्त कर सकते हैं। सभी खनिजों को धातु के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, सभी अयस्कों को धातु के निष्कर्षण के लिए प्राप्त किया जा सकता है।
खनिज को तो धातु निष्कर्षण के लिए प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अयस्क से धातु को प्राप्त आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब धातु का निष्कर्षण कैसे होगा यह आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बने रहिए चैनल से। आपको फिर अगले क्लास में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।